नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज एंजल वन लिमिटेड के ऊपर। एंजल वन के ऊपर आज से पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस दिए हैं और आप लोगों से हमने ऑलरेडी बात भी करी है। जब ये स्टॉक यहाँ था तब भी बात करी है और रिसेंटली एक हमने वीडियो अपलोड किया था मार्केट क्रैश वाला, वो आपको याद होगा, ये वाला वीडियो जिसपे हमने बात करी थी कि अगर गिरता है तो देखिए मेरे रडार पे कौन सा स्टॉक है जो मुझे लेना है। सो दिस इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर भी हमने बात करी थी कि कोई गिरता है तो हमारे लिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है। अब एंजल वन ने रिसेंट में क्या किया है, कल इन्होंने एक अपनी अनाउंसमेंट करी है जहां पे इन्होंने अपने ब्रोकरेज चार्जेस को रिवाइज कर दिया है। उसकी बात अभी हम करने वाले हैं, तो ये देखेंगे प्लस ये एनालाइज करेंगे कि अभी की डेट में क्या ये चलने को तैयार है या इसे भी टाइम लगेगा या फिर इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या जो ऑलरेडी लेकर बैठे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, वो सारी चीज हम देखेंगे। अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, सारा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लोजर, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है और ये बात मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, एंजल वन में मेरा इन्वेस्टमेंट है। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूं। पहले क्या होता था, एंजल वन ने अपने पार्टनर्स बना रखे थे जिनको ये डीआरए या पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये डीआरए या पार्टनर्स जो है, इनके साथ एंजल वन अपनी रिवेन्यू शेयर करता था। वो रिवेन्यू डिफरेंट होती थी, अलग अलग स्केल पे। वो डिपेंड करती थी कि F&O की इनकम या फिर कैश सेगमेंट की इनकम क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे लिंक से एंजल वन का अकाउंट खुलवाइए, तो हमें यहां से एक पोर्शन मिलता था जो कि एक ब्रोकरेज का एक माइनर पार्ट होता है। वो 10% भी हो सकता है, किसी का 20% भी होता है, किसी का 30% भी होता है, किसी का 40% भी होता है। वो डिपेंड करता है किसका कितना है। अब एनएससी के सर्कुलर के बाद में अकाउंट ओपनिंग बंद हो चुकी है रेफरल के थ्रू। उसके लिए अलग अलग टाइप के प्रोसेस है और एंजल वन ने अभी तक किसी भी पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है। अब आप सोच के देखिए कि मान लीजिए ये कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाती थी, उसमें से आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए इनको पार्टनर के साथ रिवेन्यू शेयर करना पड़ता था, क्यों, या फिर ये प्रमोशनल या एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी चलाती थी। जैसे इन्होंने मुझे पैसे दिए कि आप हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रमोशन करिए, हम आपको इस वीडियो के लिए 25,000 रुपए देंगे या इस वीडियो के लिए 50,000 रुपए देंगे, कुछ ऐसा इन्होंने प्रमोशन किया। समझिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए, ऐसा नहीं कि कोई बाय सेल के लिए प्रमोशन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रमोशन किया और आपको इस महीने अगर आपने इतने अकाउंट दिए तो हम आपको 25,000 रुपए दे देंगे। तो इस टाइप से इन्होंने कुछ प्रमोशन किया। अब वो सारे काम इनके बंद हो चुके हैं, आया समझ में। अब इनको प्रॉपर जो है अकाउंट ओपनिंग के लिए इस टाइप के प्रमोशंस नहीं कर सकते, मतलब रेफरल नहीं हो सकते, डेडिकेशन वीडियोस या इंटीग्रेशन वीडियोस हो सकते हैं। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए। अब जो बची हुई वो 10 करोड़ की इनकम है वो डायरेक्ट इनके जेब में जाएगी, ध्यान रखिए। अब हर ब्रोकर को लालच है, भले ही वो ज़ेरोदा हो, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, भले ही वो ज़ेरोदा हो या वो एंजल हो या वो अपस्टॉक्स हो, कोई भी हो। अब इन सबको एक लालच है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए पिछले 5 साल से हम इनके अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। अब इनको एक लालच आ गया कि ऑडियंस तो हमें मिल गई, तो अब हमें किसी की जरूरत क्या है, क्यों ना उस रिवेन्यू को खुद खाया जाए। वो इनके हिसाब से इनके बिजनेस के लिए अलग होगा, इनकी अलग बात होगी, बट इनको ये नहीं भूलना चाहिए नए ब्रोकर भी आते रहते हैं मार्केट में और वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये अभी की डेट में प्रॉपर उस रिवेन्यू को पूरा ईट करेंगे। ध्यान रखिए, तो इनके प्रॉफिट में जंप भी आ सकती है अगर ये सही तरीके से दिखाए तो। बाकी देखो, मैनिपुलेशन कोई करता है तो अपने हिसाब से कर भी सकता है, ठीक है। तो इन्होंने अच्छा खासा क्लाइंट बेस तैयार किया। तीनों ने अभी तक कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए हैं सेबी रेगुलेशंस के बाद में, जो एनएससी और सेबी के रेगुलेशंस है उसके बाद में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्होंने रिन्यू नहीं किए हैं और वो रिन्यू करने के ये मूड में मुझे लग भी नहीं रहे फिलहाल की डेट में। तो इस क्वार्टर में उनको फायदा तो मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहां पर आइए, अब बात करते हैं एंजल वन के पहले डाटा पे, फंडामेंटल्स पे, और उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो भी बात करें वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको अपने एडवाइजर से पूछ के ही बाय सेल करना है। दिस इज डिस्क्लोजर। चलते हैं पहले एंजल वन के फंडामेंटल्स पे और न्यूज क्या है उसको देखते हैं। अगर आप एंजल वन के एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, कस्टमर है, आपकी एंजल वन में आईडी है, तो आपको ये ईमेल आ चुका होगा कि इक्विटी ISIN यानी डीपी चार्जेस जो है वो 20 रुपए लगेंगे। वो कैसे लगते हैं वो सुनिए। अगर आप मेल हैं तो 3.5 रुपए CDSL के पास जाएंगे और 16.5 रुपए एंजल वन रखेगी। अगर आप फीमेल है तो 3.25 रुपए CDSL के पास जाएंगे, 16 रुपए 75 पैसे एंजल वन रखेगी। म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड के जो चार्जेस है 20 रुपीज प्लस GST। अच्छा, ये और सुनिए, 20 रुपीज प्लस GST का मतलब हो गया लगभग 23 रुपए से ज्यादा, ठीक है। 23 रुपए 60 पैसा होता है, 23 रुपए से ज्यादा समझिए आप। मेल के चार्जेस और फीमेल के चार्जेस ये ऐसे रहने वाले हैं, ओके, ये आपको क्लियर होने चाहिए। प्लेज एंड प्लेज के चार्जेस भी रिवाइज हो चुके हैं। यानी देखो, एक क्या होता है, आपको एक चीज समझाऊंगा अभी मैं आगे इस वीडियो में, इसको समझिए पहले उससे, कि यहां पर एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कोई बंदा यहां पे पैसे कमाता था F&O से। ये हम इसको यहां पे लिखते हैं, देखिए दिस इज लाइक F&O इनकम। मेरी F&O से मान लीजिए 100 रुपए की इनकम थी, ठीक है, 100 रुपए की मेरी F&O की इनकम थी। अब मुझे पता चल गया कि भाई F&O के इनकम में तो मेरे गिरावट आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी कंफर्म नहीं है, आ सकती है, क्योंकि सेबी के रूल के बाद भी कई लोग बाजार से पैसा उठा उठा के भी काम कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता।
तो मेरी 100 रुपए इनकम थी। मुझे उम्मीद है कि अब ये इनकम 60 रुपए हो सकती है आने वाले समय में, तो क्या करूं? अच्छा, मेरी कैश से जो इनकम है ना, कैश मार्केट से इनकम, वो मेरी 200 रुपए है। क्यों ना एक काम करूं, इसको मैंने फ्री ऑफ ब्रोकरेज कर रखा है, कैश सेगमेंट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वहां से इनकम है, क्यों ना इसके ऊपर चार्जेस लगा दें, क्या बोलते हो? तो यहां से सारा का सारा मेरा पैसा जो है वो लगभग 100 रुपए बढ़ गए, मेरा कवर हो जाएगा, इवन मेरे प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ही होगा। तो एंजल वन ने वही किया है। F&O से इनकम बंद होती हुई दिखी, महाराज जी ने कहा कैश में शिफ्ट करो। ब्रोकर अपना नुकसान नहीं खाएंगे, डीमेट अकाउंट की आंधी चल रही है, ब्रोकर नुकसान खाने थोड़ी बैठा है। इसको समझ के देखिए, वापस यहाँ पे बात करते हैं। देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं, 60 रुपए पर क्वार्टर, और उसके बाद में कैश कोलेटरल मार्जिन शॉर्टफॉल वो देखिए कितनी रहेगी, यहाँ पे लिखिए। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है ये वाला पोर्शन, इसको जरा ध्यान से देखिए। कैश एंड इक्विटी डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी ब्रोकरेज फ्री होती थी, वो आपके ऊपर अब चार्ज ठोक दिया जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। ब्रोकरेज चार्जेस विल बी लेविड एट ए फ्लैट INR 20 और 0.1%। 0.1% या INR 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपके ऊपर चार्ज होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मान लीजिए आपका 0.1% आ रहा है 18 रुपए, और ये आ रहा है 20 रुपए, तो दोनों में से जो भी कम है, 18 कम है तो 18 रुपए प्लस GST आपके लगेगा, विच एवर इज लोअर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यहां पे कोई भी ऑर्डर होगा आपका उस पर चार्ज लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। एंड मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट ऑफ ₹2 विल बी लेविड, यानी मान लो आपका 1 रुपए का ब्रोकरेज बन रहा है, समझो 0.1% पे 1 रुपए का बन रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा, 2 रुपए तो कम से कम लगेंगे, यानी 2 रुपए कम से कम लगने ही लगने हैं। ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए। और ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 नवंबर से, जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है इसको, 1 नवंबर से। यानी कि अपना नुकसान किया क्या ब्रोकर ने? नहीं किया। अकाउंट ओपनिंग के टाइम क्या बोला था? हमारी तो डिलीवरी जो है वो 0 है, बोला था ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। सेबी के नियम अगर बदलते हैं या फिर हमें अपने नियम बदलने हैं, हम तो बदल लेंगे, तो वो सुन के ही अकाउंट ओपनिंग करिए। तो देखिए अकाउंट ओपनिंग के बाद ये हो गया, समझ आया? ये होता है, हर ब्रोकर करेगा। ऐसा नहीं आपने एंजल को देखा है कोई अकाउंट शिफ्ट कर लूं मैं, दूसरे ब्रोकर के साथ खुलवा लो, वो भी करेगा, कोई भी करेगा, महंगा होगा। इन्होंने किया है, अब इन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हैं। जैसे मान लीजिए हम इनके पार्टनर थे या DRA थे, इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, समझिए नुकसान हो रहा है। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं सच सच बताऊं, रिटेलर करेगा, क्योंकि पहले अकाउंट ओपनिंग के लिए ये कुछ सुविधा दे सकते थे, सब ब्रोकर की कुछ सुविधा दे देते थे आपको कि आप मुझसे कुछ पूछ लो, कुछ बात कर लो, कुछ चीजें जान लो। वो भी नहीं करने वाले, ये भी अब क्या करेंगे? ये भी बोलेंगे चार्ज लगेगा, ये भी बोलेंगे चार्ज लगेगा, उसकी टेक्निकल लर्निंग लो, उसके बाद बात करो। तो आया, हर चीज आपके लिए महंगी हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग ड्यूज अंडर MTF फैसिलिटी, देखिए वो 15% तक चला गया पर एनम। तो ये सारी चीज हो गई है, मतलब चार्जेस बढ़ गए हैं और एंजल वन के पास एक अच्छा क्लाइंट बेस है, तो उसका फायदा मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। और अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आएगा, वो ध्यान भी नहीं देंगे कि चार्जेस लग भी रहे हैं क्या। लिखवा लो आप, पता ही नहीं चलेगा लोगों को चार्जेस लग रहे हैं क्या, हिडन चार्जेस की तरीके से लगते रहेंगे, उनको मालूम ही नहीं होगा, जबकि ये हिडन नहीं है, ये क्लियर है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलेगा। अगर ठीक है लगने दे यार, आ रहा है ना पैसा, जब तक चल रहा है वो सोचेंगे नहीं, और जब तक सोचेंगे तब तक पता चलेगा कि भाई बहुत लग चुके हैं। आइए आगे यहां बात करते हैं। अब जरा देखिए कितने ऑर्डर लगते हैं, इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ट्रेंड ऑफ एंजल वंस ऑर्डर। ये देखिए Q1 25 के अंदर कितने ऑर्डर लगे थे, यानी कि अप्रैल मई जून इसके टाइम में कितने ऑर्डर लगे? 462 मिलियन ऑर्डर लगे थे। ध्यान दीजिए, इसमें F&O वगैरह सब इंक्लूड है। एंजल वन NSE क्लाइंट बेस कितना है? ये देखिए 6.7 मिलियन है Q1 25 का, इस क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का। आगे बात करते हैं, तो इतने ऑर्डर लगेंगे, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अब इसको समझिए। ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द ओवरऑल ATDO, ATDO मतलब एवरेज डेली टर्नओवर, ये ऐसा समझिए आप। तो ये इस टाइप से रहा है, रुपीज ट्रिलियन में है ये। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखिए यहाँ पर, ये लगभग इतने चल रहे हैं। कैश सेगमेंट के ऑर्डर देखो कितने लगते हैं एंजल वन के Q1 25 में, यानी अप्रैल मई जून में कितने ऑर्डर लगे हैं? ध्यान से देखो, ये 97 मिलियन ऑर्डर लगे हैं, 97 मिलियन। अब 97 मिलियन में से ये 61 कौन से हैं? कैश डिलीवरी के हैं। तो अब इन डिलीवरी पे 2 रुपए तो कम से कम लगेगा ही लगेगा ना, 2 रुपए तो कम से कम लगना ही लगना, कम से कम बताया है, लगने को आप मान के चलिए 20 रुपए ही लगने वाला है, तो इतना तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, बाय के टाइम भी और सेल के टाइम भी। हो गया मजा इनके तो ये सारा पैसा किसकी जेब में? एंजल वन वाले भाई साहब की जेब में। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंडस्ट्री में चेंज हुई है, तो इन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। क्या किया? आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा क्या थी? F&O का दिक्कत हो जाएगा तो रेवेन्यू कहां से कमाएंगे, तो उसका बोझ कैश वालों पे ठोको, क्योंकि F&O वाले जाएंगे कहां? कैश में आएंगे, ठोक दो इनके ऊपर, ये कमा के देंगे। कमाई तो ब्रोकर तो अपनी कमाई करेगा,
समझो ब्रोकर हो गया, या मानो मैं एज ए सब ब्रोकर हो गया, मैं अपनी जेब थोड़ी ढीली कर दूंगा, मैं आपको ही बोलूंगा आप अपनी जेब ढीली करके दीजिए अगर सर्विसेज चाहिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बिजनेस के तरीके से सोच के देखिए, आया समझ में? तो ये सारे पैसे इनकी जेब में आएंगे। अब सोच के देखिए 61 मिलियन ऑर्डर है, और ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर बढ़ गए तो सोचिए क्या होगा। ये ऐसे वैल्यूएशंस निकाले जाते हैं और देखे जाते हैं। अब इनमें बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के ऑर्डर कितने हैं वो आप देख सकते हो, कमोडिटी सेगमेंट के कितने वो आप देख सकते हो। मैं इस डीप एनालिसिस में नहीं जा रहा, फिलहाल आगे बात करते हैं, वरना मैं अगर एंजल वन के टोटल फंडामेंटल आपको समझाने बैठूं तो मैं 5 घंटे 10 घंटे भी इस पे बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे इतना पसंद है। देखो ब्रोकरेज इंडस्ट्री मुझे पसंद है, क्योंकि मैं काम यही करता हूं, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके ऊपर कितना भी बोल दूंगा और आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे, ये भी है। बट वीडियो को शॉर्ट करते हैं। 20 की पीई पे चल रहा है, आरओसी आरओई अच्छी मानी जाएगी, बुक वैल्यू देख लीजिए, और मार्केट कैप लगभग 24,000 करोड़ के आसपास। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक मानी जाएगी। प्रमोटर है यहाँ पे हमारे दिनेश भाई ठक्कर, और दिनेश भाई ठक्कर की अच्छी होल्डिंग है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है, यहाँ पे चेंज किया है, कुछ क्वांटिटी उन्होंने बेची है। अच्छा, तो गई किसकी जेब में वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डेट कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.84 के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, पीजी रेशियो अंडर वैल्यूएशन है, फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक है इनके पास, ईपीएस लगभग 140 रुपए का देती है, तो अच्छी ही मानी जाएगी, यानी पी अट्रैक्टिव है। देखिए सीधी बात है। और ये लो पी पे क्यों ट्रेड होता है मैंने बताया था, रेगुलेटरी रिस्क बहुत रहते हैं, इसलिए लो पी पे ट्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसको देखिए। अब आओ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखो मजेदार चीज, कई बार आप लोगों को मैं दिखाता हूं, कई बार नहीं दिखाता, आज दिखाऊंगा। ये एंजल वन वाले भाई साहब, ठीक है, देखो इस इंडस्ट्री में, और ये मार्केट कैप, इस मार्केट कैप पे देखिए, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसके ऊपर मार्केट कैप रखती है, उसका पी 14 पे चल रहा है। पता है क्यों चल रहा है? क्योंकि वो डीलिस्ट होने वाली है, इसलिए उसको वैल्यूएशन नहीं मिलने वाली है। और मोतीलाल ओसवाल जो है वो इस मार्केट कैप पे, उसका पी 15 पे चल रहा है। अच्छा, लेकिन यार खाली पी देख के जजमेंट थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। आगे चलिए, एंजल वन 20 के पी पे है, नुवामा 31 के पी पे, आईआईएफएल 18, प्रूडेंट 68, शेयर इंडिया 15 के पी के आसपास है। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज यहां देखिए, कोई भी जो एक का कहते हैं ना 20 की पी के आसपास चलने वाला स्टॉक, यहां पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए। अब एंजल वन की इंट्रिंसिक वैल्यू है 3577 रुपए, और एंजल वन का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2700 रुपए। समझ आ रहा है? अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है। मोतीलाल वाले भैया अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है। ये वाले भैया 1124 वाले, ये यहां पर 800 के आसपास चल रहे हैं, लेकिन ये डीलिस्ट हो सकते हैं, तो इनमें रिस्क है। नुवामा 6200 रुपए है, और ये 3600 रुपए है, तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। ये 256 वाले भैया कहां चल रहे हैं? 377 चल रहे हैं। ये 1093 वाले भैया कहां चल रहे हैं? ये 2500 रुपए के ऊपर है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज भी एक अच्छी कंपनी है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। वो 800 रुपए के आसपास वाले, वो भी 300 रुपए के आसपास चल रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब का मार्केट कैप लेकर ये बैठी है, और जिस हिसाब की अंडर वैल्यूएशन यहां पे मुझे दिखती है, ये अच्छा संकेत है कंपनी को सही प्राइस पे पिकिंग का, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जरूरी नहीं है मैंने कह दिया तो आप लेना भाई ना, मैं लेके बैठा हूं, मेरा रिस्क हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मैं तो गलत हुआ हूं पीछे भी, आगे भी हो सकता हूं। तो मेरे जजमेंट को आपको अपना बाय सेल का डिसीजन नहीं बनाना है, ध्यान रखिए। बट ये अंडर वैल्यूड है, ये हमें पता चलता है। कंफर्ट है इन वैल्यूएशन पे, ये भी पता चलता है, और कंफर्ट 2400 के आसपास और ज्यादा है। आगे बात करते हैं, हम इनके पीएनडल को देखते हैं। तो पीएनडल में मुझे कोई प्रॉब्लम या समस्या नजर नहीं आती है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऐसे ही हम डिस्कशन ईयरली पीएनडल पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी ग्रोथ है, बढ़िया ग्रोथ मेंटेन है, और अभी उम्मीद है कि आगे और मेंटेन होगी, मुझे उम्मीद है ऐसा हो सकता है। आगे चलते हैं, प्रमोटर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स की कुछ होल्डिंग कम हुई है, लेकिन ये गई किसके पास है? ये देखिए, एफआईआईज ने भी यार 2% बेची है, लेकिन ये गई किसके पास है? ये देखिए, ये पब्लिक ने भी 1% या 0.02% बेची है, तो ये गई किसके पास है? देखिए, ये सारी गई है डीआईआई के पास। किसने लिया है? डीआईआई महाराज ने। कौन? म्यूचुअल फंड। अब कोई बोलो म्यूचुअल फंड वाले मूर्ख है क्या? समझ आया ना? तो देखिए ध्यान से, ये होल्डिंग वहां बड़ी है। अब क्या पब्लिक को माल चिपकाया गया? क्योंकि प्रमोटर तो कभी इतना भी होल्ड करते थे, लेकिन उस टाइम पब्लिक भी इतना होल्ड करती थी। पब्लिक की होल्डिंग तो यहां पर कम ही हुई है, बड़ी नहीं है, माल नहीं चिपकाया गया। एफआईआईज और डीआईआईज ने ही यहां पे कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो मुझे इसके फंडामेंटल काफी अच्छे लगते हैं, ये बिजनेस काफी अच्छा लगता है, एंड आई होप कि ये कंपनी का चार्ट जो है वो अगर बुलिश होता है तो एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा जा सकता है। लेकिन अभी वैल्यूएशन काफी कंफर्ट है, मानना होगा। एक बार करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो अब चल रहा है हमारे सामने एंजल वन का चार्ट, जरा ध्यान से देखिए, जैसे डेली चार्ट। अब ये हमने देखा गिरावट कितनी रही? 48% के आसपास रही। हम चलिए एक बार गिरावट को तो देख लिया, यहाँ पर इन डाटा को हाइड करते हैं, गिरावट देख ली। अब जरा समझिए, ये इन रेंज के आसपास बार बार टकरा टकरा के नीचे जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5,
ये इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं, लगभग 2700 से 2800 की रेंज आप प्रॉपर समझना चाहें तो 2700-2800 की रेंज में बार बार बेचारा टकरा टकरा के ये जो है कैंसिल हो जाता है। लेकिन कितनी बार कैंसिल होगा, बार बार तो हो नहीं सकता। अब जरा इस कंसोलिडेशन पीरियड को समझिए। ये मई 2024 में स्टार्ट हुआ था और लगभग अक्टूबर आ गया है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने का कंसोलिडेशन हो गया है। ठीक है, अब आओ पीछे बैक हिस्ट्री देखते हैं कि पीछे पास्ट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है महाराज जी ने। तो ध्यान से देखिएगा जरा, ये ऐसे ही यहाँ पे एक गिरावट यहाँ आई थी एंजल वन में, ये गिरावट आपको दिख रही है, जो कि लगभग 2000 से 1000 के आसपास तक यहाँ तक स्टॉक आ गया था, तो 50% करेक्ट हुआ था, सिमिलर लाइक दिस। और यहाँ पर भी देखिए एक 5-6 महीने का सेम कंसोलिडेशन बना था, सिमिलर टाइप का, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे और उसके बाद में जब वो कटा तो ये बहुत ज़बरदस्त फटा। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये इस टाइप का हुआ था। ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था लगभग दिसंबर 2023 में और यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था जून 2024 में, जून 24 DC 23। तो लगभग 6 to 7 मंथ का एक कंसोलिडेशन होने के बाद, ब्रेकआउट के बाद फटा। तो यानी हमें पता चल गया, जो लोग ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं उनको ब्रेकआउट के बाद आके मौज करनी है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। जो लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं उनको इसी रेंज में एक्यूमुलेट करना था। समझ आया? बोलो जय माता दी। आज नवरात्रे भी स्टार्ट हैं, आओ आगे चलते हैं। यहाँ समझिए, इसको वीकली करते हैं कन्वर्ट। यहाँ पे आइए, अब जरा इस चार्ट का ट्रेंड देखिए, ये इस टाइप का ट्रेंड रहा है। अब इसको एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्ट लेने की कोशिश करते हैं। अब इसको समझिए, यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन जो है वो पूरा ऐसा लगता है कि हुआ नहीं है। टाइम वाइज जो है वो थोड़ा सा और समय लगने को लग सकता है, बट प्राइस वाइज ऐसा लगता है करेक्शन पूरी हो चुकी है। अब वीकली चार्ट हमें पता चल रहा है कि बुलिश होने की कोशिश कर रहा है और ये ऊपर निकल सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज और लेते हैं यहाँ पे, इनको वापस लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए, डेली करते हैं अगेन कन्वर्ट। अब इसमें देखिए डिमांड जोन मेजर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा आप, इसको देखिए, वेट या दिस इज द डिमांड जोन। ये जो है ये एक 2400 रुपए से 2300 रुपए की रेंज, ये एक बड़ा डिमांड जोन निकल के आ रही है। देखो इसी रेंज में आने के बाद स्टॉक देखिए कितनी बार यहां से बाउंस कर चुका है। आप ध्यान से देखते जाइए, ये यहां पर एक बड़ा डिमांड जोन निकल के आ रहा है। तो ये डिमांड जोन रहेगा 2300 से 2400 का, ऊपर में 2700 से 2800 की एक रेंज जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। ये हमें समझ में आता है। स्टॉक के लिए अभी क्या किया जाए उस पर बात करेंगे, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि स्टॉक बेस बिल्डिंग अभी करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे, हैव अ लुक। अब देखो मंथली चार्ट जो है ना वो थोड़ा सा हमें बता रहा है कि यार यहाँ पर इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। देखिए जब पिछली गिरावट ये थी उसमें क्या हुआ था, अब इस पैटर्न को भी देखिए, यहाँ पे इसको भी आप नोट करने की कोशिश करिए और इस पैटर्न को भी आप नोट करने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो करेक्शन आया था वो देखिए किस टाइप से डबल बॉटम की फॉर्मेशन और शेप लेके ऊपर गया था। क्या इस बार भी ऐसा होगा? संभावना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि अभी तक मंथली चार्ट पे टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होने के इंडिकेशन थोड़े से पेंडिंग है, ये हमें पता चलता है। क्या मंथली चार्ट बॉटम आउट के इंडिकेशन दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बॉटम आउट के क्लियर इंडिकेशन मंथली चार्ट ने दिए हैं, जो हमें पता चल गए, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब बात करते हैं आज की डेट में किया क्या जाए, तो उसके लिए हम डेली चार्ट वापस कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिए और समझिए इसको, दिस इज द डेली चार्ट। अब इसको समझिए, मानते हैं मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग में है, ठीक है, ऑलरेडी होल्डिंग में है, मानूंगा कि नीचे से ही है, ओके, ऊपर वालों का उनका मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिनके पास नीचे से होल्डिंग में है वो अभी क्या कर सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए उनको, क्या इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत है? माय आंसर इज नो, मस्त फंडामेंटल। अच्छा मैं नो लिख दूंगा तो कई लोग स्क्रीनशॉट लेके कहेंगे फंडामेंटल खराब थे, नहीं, फंडामेंटल यहाँ लिखते हैं गुड। फंडामेंटल में कोई दिक्कत है? नहीं है, फंडामेंटल गुड है, ओके। यहाँ पे टेक्निकल क्या बोल रहे हैं? टेक्निकल अभी साइडवेज है, अभी क्या है? साइडवेज, बट सून बुलिश हो जाएंगे, सून बुलिश। अब देखो मैं फ्रेंकली बताऊं तो ये ना आज 2720-30 के ऊपर भी क्लोज कर गया ना, जहां भी खड़ा है 2720 के आसपास भी इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो मान लेना कि वो बुलिश होने के इंडिकेशन दे चुका है। कोई जरूरी नहीं 2800 तक का पूरा देखा जाए, 2720-25 के ऊपर क्लोज आ जाती है आज, समझना कि हो चुका है, मोस्ट लाइकली हो चुका है, ओके। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम ट्रेंड जो है वो तब बुलिश होगा, ये हमें पता चल गया, इस चीज का हमें नॉलेज मिल गया। अब क्या वो इसे बेचेंगे? भाई मेरे हिसाब से तो वो नहीं बेचने वाले। उनके लिए लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? लॉन्ग टर्म में ₹2000 होगा, और शॉर्ट टर्म में क्या होगा? शॉर्ट टर्म में रुपीस, देखो वैसे तो 2300 से 2400 की रेंज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 2400 के नीचे स्टॉक का क्लोज भी आना चाहिएगा, मुझे नहीं लगता आएगा। मुझे कोई बोले इसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फॉलो करोगे, आई विल फॉलो द लॉन्ग टर्म। 2400 रुपए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, इसका हमें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं फ्रेश लगाने वालों की। आइए इसको समझिए जरा, फ्रेश पैसा लगाने वालों की, फ्रेश इन्वेस्ट वालों की, ध्यान से समझिएगा। फ्रेश इन्वेस्ट वाले भी फंडामेंटल देखेंगे, बढ़िया है, टेक्निकल देखेंगे, वो क्या कहेंगे कि भाई अभी ट्रेंड सेट नहीं हुआ है। तो जिसको ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो, वो कब आएंगे? वो आएंगे ₹2700, यहाँ पे यार आजकल ना राइटिंग थोड़ी सी ना फास्ट हो गई, 2720-25 के ऊपर
क्लोज के बाद आएंगे, वो उसके बाद देखेंगे। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, वो उसके बाद ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, ट्रेंड राइड। तो वो कैसे राइड करेंगे भाई, उनकी चॉइस है, वो कैसे राइड करना चाहते हैं, कितना राइड करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, कितने % के लिए राइड करना उनकी इच्छा है। वो इन्वेस्टमेंट करके परमानेंट बैठना चाहते हैं, नहीं बैठना, वो पर्सनल चॉइस पे होता है, लेकिन वो राइड करेंगे। और उस केस में ₹2400 को वो सपोर्ट मानेंगे, ₹2400 को सपोर्ट मानेंगे। क्या कोई मुझे बोले कि इसके ऊपर लेना और 2400 को सपोर्ट मानना, मानोगे? नहीं, मैं पूरा लूंगा ही नहीं, मैं एक्यूमुलेट करने के मूड में हूँ। क्यों? अगर नीचे मिल जाए तो मेरे लिए तो बढ़िया है, इस बिजनेस पे विश्वास अलग है मेरा। ओके, अब यहां पे बात करते हैं कि जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहते वो क्या करेंगे, वो एक्यूमुलेट करेंगे डिप पे। कोई भी डिप मिलती है उनको एक्यूमुलेट के लिए ही देखना होगा, कि डिप आती है वो डेफिनेटली एक्यूमुलेट के लिए देख रहे होंगे अपने एडवाइजर से बात करके ऑब्वियसली। तो अगर उनके लिए 2000 भी आ जाए तो तैयार है, और मैं इस कैटेगरी का पार्ट हूं, मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूंगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं स्विंग वालों की। स्विंग वाले यहां पे क्या करेंगे, तो स्विंग वाले ₹2720 की क्लोज का वेट करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज का वेट, क्लोज का वेट। और अच्छी क्लोज आनी चाहिए, यानी 2721 रुपए पे क्लोज हो गया 2720 के ऊपर, वो कुछ नहीं है, अच्छी क्लोज आनी चाहिए। और आती है, देखो 2721 भी खराब नहीं है, कॉन्फिडेंस 2-4 दिन के अंदर आपको पता चली जाएगा उसमें क्या हो रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक बिल्डअप होगा। और ₹2400 सपोर्ट, यहाँ पे 2400 को सपोर्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में कहाँ जाएगा, अब उसको समझो। देखो मैं यहाँ पे लाइंस आपके सामने कुछ प्रिपेयर करता हूँ, इसको जरा आप ध्यान से देखना। ये देखो 2900 रुपए के आसपास यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जो लाइन है, हाँ देखिए, ये जो लाइन है लगभग 2900 रुपये के आसपास, मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, अच्छा रहेगा। ₹2900, ये एक पहला रेजिस्टेंस हो सकता है जो कि तंग करता हुआ नजर आ सकता है। किसको? यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है एंजल वन को। उसके बाद में ₹3040 एंड ₹3200 प्लस। अब 3200 प्लस ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये इस टाइप से ना, ये ऐसे जाएगा, अगर इसे बेस बिल्डिंग करनी है तो ये ऐसे निकलेगा, समझ आया? तो इसमें ये संभावना रह सकती है। तो स्विंग वाले क्या करेंगे, स्विंग वाले इसका ध्यान रखेंगे। आया समझ में? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी मार्केट में न्यूज़ का मोमेंटम बहुत है, तो स्विंग वालों को एक मेरी पर्सनल जो है वो एक आप कह सकते हो कि एजुकेशन की बात है, कि यहाँ पर कभी भी कोई क्लोजिंग दिख रही हो, कुछ हो रहा हो, पूरा माल एक बार में नहीं उठाएंगे वो। मेरा अगर कोई बात सुने तो बाकी आपका एडवाइजर बताएगा, मुझे मानो ₹100 लगाने हैं तो मैं यहाँ पर ₹65 से 70 ही लगाऊंगा। ठीक है, 30% का वेट करूंगा, नीचे मिल जाए, क्या पता 2600-2500 मिल ही जाए, क्योंकि मार्केट का मूड ऐसा है भी कि कभी भी कुछ भी युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, तो चांस मिल सकते हैं। तो 100% फुली इन्वेस्ट होकर स्विंग नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आया समझ में? तो ये एंजल वन के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस था। मेरा डिस्क्लोजर होल्डिंग में है, होल्डिंग में रहेगा। स्विंग फिलहाल में करने के मूड में हूं नहीं, करूंगा तो किसी अकाउंट में मौका दिखा, पैसे हुए तो कर लेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज रहेगा। नीचे मिल जाए अगर तो आई विल बी रेडी टू बाय मोर। बट फिलहाल जो है सिचुएशंस जैसी भी थी वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, और एंजल वन ने अपना घाटा बचाने के लिए रिटेलर पे लोड डाला है, और सारे ब्रोकर यही धीरे धीरे करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो इसका डेफिनेटली आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी अगर क्वार्टर रिजल्ट सही तरीके से पोस्ट किए गए तो आई थिंक इस अगली बार, मतलब इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखिए F&O के रूल के बाद क्या इंपैक्ट आता है, क्या नहीं, कंपनी की क्या मंशा है, क्या नहीं, उनको कैसे रिजल्ट दिखाने, वो अपना सब हाथ में होता है। तो आई होप आपको एंजल वन का एनालिसिस समझ आया होगा। कोई डाउट रहा हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप बताना चाहें बता सकते हैं, और मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करने का कष्ट करिए। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें, वेब एनालिसिस में आइए, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल मंगवा सकते हैं। और वेब एनालिसिस के चार्जेस रहते हैं 44,000। अगर आपके बजट में है आप डेफिनेटली आके सीखिए, 1-to-1 क्लास होती है। अगर आपके बजट में नहीं है, वीडियो से लर्निंग लीजिए, अर्निंग करिए, लर्निंग लेकर, और फिर जब बजट में आए तो प्रॉपर लर्निंग आप ले सकते हैं। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग अब हमारी सर्विसेज ऐसी कोई भी नहीं बची है, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ही कनेक्ट होना चाहें। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड वगैरह वो सब सीखने के लिए, जानने के लिए, उनको पूछने के लिए आप कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं आएगी, इस बात का विशेष ध्यान आप रखिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।